नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेट नो अकेडमी में। आपको बता दें कि हमारी जो पहले पार्ट का जो है वास्तविक संख्या है, उसके हमने 3 पार्ट यानी 3 वीडियो में हमने उसको कंप्लीट किया। वास्तविक संख्याएं देखिए बच्चा, हम आपको बता दें जो आपकी वास्तविक संख्या है वास्तव में उसी के आधार पे अगला चैप्टर है, क्योंकि देखिए जो उसमें कुछ सीखेंगे वहीं से आगे जुड़ता जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आपसे सबने अनुरोध है कि आप जाएंगे पिछली क्लास देखेंगे। तीन ही पार्ट में बना रहा हूँ मैं, ताकि ज़्यादा नहीं, जिससे आपको ज़्यादा उबाऊपन लगे। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वीडियो में आपको अच्छे से समझा दे और आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप जाइएगा पीछे वीडियो देखिए। देखने के बाद आप उसमें जान जाएंगे संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि अभी कई बार हम इसमें वास्तविक संख्याओं का जिक्र करेंगे, रियल नंबर्स का हम यूज करेंगे। रियल नंबर्स के बारे में यहाँ पर भी कुछ संख्याएं, जैसे अगर आप जानेंगे नहीं रियल नंबर क्या है तो फिर समझ लीजिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आ जाए रियल नंबर्स आपको समझ में आ जाए। आपको बता दें रियल नंबर थोड़ा ऊपर से बता देते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं रियल नंबर्स में आती हैं। तो हमारा क्या है, हमने आपको नोवा नाम से एक बैच लॉन्च किया है, आपको पता ही होगा पहले से, जो कि हमने इसमें जिम्मेदारी ली थी आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड आपको कवरेज कराने के लिए, मतलब आपका लेसन समाप्त करने के। तो आज हमारा है दूसरे चैप्टर में पहला पार्ट। समझिए क्या कहा हमने, दूसरा लेसन है हमारा, जिस लेसन का नाम है बहुपद। अब इसमें हम सीखेंगे बहुपद क्या होते हैं। यहाँ से जब आप बहुपद सीख जाएंगे ना, तभी द्विघात समीकरण को अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस क्लास को बराबर अटेंड कीजिएगा और इस तरीके से स्किप करके मत वीडियो देखा करिए, स्पीड बढ़ा के मत देखिएगा। आपको देखिए लिखित पेपर देना है, वो समझ लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, ठीक। देखिए अब हमारा क्या है, चलते हैं आगे। अभी देखिए हमने क्या सीखा है, पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद। आप इस शब्द को समझिए क्या है। अरे यार, बहुपद क्या है आपको पता है? बहुपद मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि बहुत से पद। देखिए बच्चे क्या होते हैं, अगर इस शब्द का मतलब समझ जाएंगे ना तो इन चीज़ों को याद ही नहीं करना पड़ेगा। बहुपद मतलब होता है गणितीय भाषा में, जैसे ऐसा कोई विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक। देखिए इसकी परिभाषा क्या हमने लिखी है आपके लिए, परिभाषा को पहले समझिए। हमने इसको सरल शब्द में भी लिखा है जैसे आपको समझ में आए। पहले आपको बता दें कुछ 2x + 3 ये आपका रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का अभी आगे हम बताएंगे, फिर भी आपको बता दें एक बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। सब बहुपद है, लेकिन किस कैटेगरी में है, किस प्रकार का बहुपद है, ये हम आगे आपको बताइए। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ेंगे और एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जो गणितीय भाषाएं होती हैं थोड़ा कठिन होती हैं, फर्क बस इतना, कठिन का मतलब ऐसे देखिए किताबों का मतलब क्या है, एक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध शब्दों का प्रयोग करके जो परिभाषाएं लिखी जाती हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। हालांकि ऐसा क्यों लिखा जाता है, देखिए ऐसा इसलिए लिखा जाता है जिससे कि आप कम शब्द में ज़्यादा जानकारी को लिख सकें और समझ सकें। अगर आप समझिए हर एक चीज़ का विस्तार करके किताबों में लिखा जाएगा ना, तो आप किताबें लेंगे ही नहीं डर के नाते। इसीलिए तो टीचर होते हैं उन्हीं भाषाओं को, उन्हीं शब्दों को डिकोड करने के लिए। चलिए देखते हैं हम क्या है। अब हमारा इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा समझ, कोई परेशानी नहीं होगी आपको और ना होने देंगे हम, बस आप धैर्य बनाइए। और कम से कम देखिए 1 घंटे तो यार दे ही सकते हैं, ये आप अपने भविष्य के लिए दे रहे हैं 1 घंटे, हमारे लिए थोड़ी, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, ऐसे विजीय व्यंजक। पहली बात तो आपको इसी शब्द का मतलब समझ लेना चाहिए, विजीय व्यंजक में मतलब चर और अचर शब्दों को, चर और अचर अंकों को मिला के हम विजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे विजीय व्यंजक में x हो या y हो या z हो, इन सबके फॉर्म यूज होते हैं।
ये हमारे क्या हैं, चर। ये हमारा, अब देखिए अचर क्या है। अब 1 2 3 और 4 ये हमारे अचर हैं। ये देखिए कि इसका मतलब अचर है, अचर है, और चर मतलब क्या है। देखिए आप इसको नोट तरीके से लिख लीजिएगा, इन सब शब्दों को समझना ज़रूरी है। अगर इन शब्दों को आप नहीं जानेंगे, अभी कहीं चर लिख दिया तो आप उसका मतलब नहीं समझेंगे तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। अचर कहीं लिख दिया तो इसका मतलब आपको समझना उस शब्द का मतलब क्या है। अचर मतलब होता है ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलेगा। मान बदलने का मतलब ये है, जैसे अगर ये संख्या 1 लिखी है तो ये सदैव कहीं भी आप देखेंगे हमेशा 1 का मान 1 ही रहेगा। लेकिन अभी आप उसके अपोजिट देखेंगे, ये जो हमारी चर संख्याएं हैं, चर यानी x, अभी कभी आप सवाल लगाएंगे तो x बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आपके प्रश्न अनुसार होता है x का, और x y z का मान चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम इसे चर, चर से आप समझिए, चर मतलब चरना। कोई जानवर कभी यहाँ चरेगा, कभी वहाँ चरेगा, कभी यहाँ चरेगा, तो इसका मतलब आप समझिए चर मतलब जिसका मान बदले। ट्रिक आप बना सकते हैं, चर मतलब चरना। कभी देखिए आपकी बकरी हो या भैंस हो या गाय, कभी यहाँ चरेगी कभी वहाँ चरेगी, एक जगह तो नहीं रहेगी ना। तो उसी तरीके से आप समझिए चर मतलब चरना, ऐसे जिनका मान हमेशा बदलता है। अचर मतलब, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, इसलिए आप नोट में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा अचर, अचर लिखेंगे इस तरीके से डैश करके, चर लिख देंगे। अचर वाले में ऐसे आपने समझने के लिए चरना लिख सकते हैं पुस्तक में। हालांकि ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि भैया चर मतलब चरना होता है। मैं आपको लिखने के भी तरीके बता रहा हूँ। एक आप अच्छे से और खूबसूरत नोट बनाइए, जिससे आपके पीछे के जो आपके भाई बहन हैं आपके उस नोट्स को एक बार देखें और वो सब समझ जाएं और अच्छे से पढ़ लें। तो हमारा देखिए परिभाषा क्या, पहले परिभाषा समझना ज़रूरी है। विजयी व्यंजक हमने जान लिया, जिसमें एक्स वाई जेड का यूज होगा तभी वो विजयी व्यंजक होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे विजयी व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर, चर को इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल हमारा होता है चर, चर। उसके बाद की घात, घात मतलब आप समझिए पावर। जो घात क्या होती है, चर हमने आपको बता दिया। परिभाषा के हर एक शब्द को जो कठिनाई होती है हम आपको उसको डिकोड करके बता रहे हैं ताकि आप परिभाषा आसान भाषा समझिए। चर हमने बताया चरना, यानी जो लाइक आपका एक्स हो गया, वाई जेड इसी तरीके से आपका हो जाएगा। ये हो गए आपके घात यानी पावर, पावर यानी आप घात हिंदी में कहते हैं, पावर आप इंग्लिश में कहते हैं। अब किसी अंक या चर या अचर की घात क्या होगी, किसी चर और अचर की घात क्या होगी। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अचर है, ये हमारा चर है, तो इसमें कुछ घात आपको दिख रही है, मुझे दिख रही है, भले से आपको ना दिखे। अगर इन दोनों की घात 1 है, यानी मानिए पावर जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात हमेशा 1 होती है। इसकी अभी आपसे हम पूछे कि 2 की पावर क्या है, यानी 2 की पावर क्या है आपकी, 2 की पावर क्या है, x की पावर क्या है, तो 2 की पावर आपकी 1 होगी, अब x की भी पावर 1 होगी। इसी तरीके से आप देखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और x की पावर 2, तो आप इसमें क्या समझेंगे, 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे आपकी पावर क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ पे आपकी पावर क्या होगी, यहाँ पर भी आपकी 2 होगी। तो इसी तरीके से आप घात समझ गए, घात क्या है, चर हमने बता दिया आपको, विजयी व्यंजक बता दिया। तो आप समझिए हमने आपको बताया ना। देखिए आप जब इसकी परिभाषा एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप हर एक शब्द का समझ गए क्या कहना चाहता हो। इसीलिए हमने कहा कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से परिभाषाएं लिखी जाती हैं। जब देखिए एनसीईआरटी जब बुक बनी तो इन्हीं सब जो अदर बुक होती है ना उसमें बड़े बड़े लंबे चौड़े लिखे रहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इन्हीं भाषाओं को जो क्रमबद्ध तरीके से लिख के आपकी एक सुव्यवस्थित किताब बनाई गई जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँचे घात तक, उसके बाद क्या होगा हमारा एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर।
होल नंबर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं और पूर्ण संख्या आप हिंदी में बोलते हैं। देखिए, जो बच्चा इसके पहले की क्लास देखा होगा वास्तविक संख्या, वो तो तत्काल में जान गया पूर्ण संख्या क्या होती है। अब जो नहीं देखा है वो तो पता ही नहीं चलेगा। भाई देखो, अगर आप ऐसे लिखते जाओगे रट्टा मार के तो समझ में नहीं आएगा, सवाल भी नहीं आप लगा पाओगे। इन्हीं परिभाषाओं में आपके सवाल के उत्तर भी छिपे होते हैं, इसीलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पूर्ण संख्या मतलब आपको बताएं, पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या मतलब आपको समझना चाहिए, पूर्ण मतलब पूरी, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप ना हो। संख्याएं ऐसी जिसमें कोई चीज़ जैसे दशमलव में ना हो, बटे में ना हो, यही मतलब शुद्ध रूप हो, शुद्ध रूप। पूर्ण संख्या मतलब शुद्ध रूप। देखिए क्या होता है, ये धनात्मक ही होंगी, आपकी जो पूर्ण संख्याएं होंगी ये धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, अभी आप यहाँ पे एक डैश यानी एक अपने हिसाब से अपने जो थेयर बना रहे हैं उसमें आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। अभी आपको बता दें कैसे। होल नंबर, होल नंबर, ओफो, होल नंबर्स। यहाँ देखिए नंबर्स लिखने हैं, हमें नंबर्स लिखने हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे होल नंबर की बात हुई है, यहाँ नंबर्स लिखेंगे। क्योंकि जब ये नंबरों की संख्या बढ़ती है तो हम उसे बहुवचन में इंग्लिश में ले जाते हैं। अब देखिए, होल नंबर हमने आपको क्या बताया, सभी धनात्मक संख्याएं, वो भी शुद्ध रूप में। कहने का मतलब ना दशमलव में हो ना बटे में हो। देखिए, इसमें जीरो भी शामिल है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। होल नंबर में एक जीरो भी शामिल है। जीरो के बारे में एक आप स्पेशल बात जान लीजिए। जीरो, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे नंबर्स किस तरीके से होंगे, जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, इसी तरीके से हम अनंत तक जाएंगे। तो आप इस बात को फिर से ध्यान रखिएगा, इसमें ना बटे वाली संख्याएं होंगी, ना दशमलव वाली, ना माइनस वाली। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। होल नंबर्स का मतलब यही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए फिर से क्या, ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं, यानी बहुपद। आप समझिए, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। हमने क्या कहा, हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। आप पूर्ण संख्या समझ गए तो समझिए आपने कुछ शर्त भी सीख ली है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आपकी यहाँ से एक शर्त बनेगी, बहुपद वे होते हैं जिनके चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। समझिए आपकी ने एक शर्त ज्ञात कर ली, याद कर ली, आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि बहुपद क्या है। अभी इसके मानक रूप को जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक रूप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बताते नहीं, हम आपको बता दें। सरल शब्द में हमने लिखा, जिनको समझ में नहीं आएगा वो समझ लेंगे अपना, और जिनको लिखना होगा दोनों लिखेंगे, इससे भी लिखेंगे इससे भी लिखेंगे। क्योंकि देखिए, इसको आप अगर मान लीजिए कभी काल भूल भी गए, लेकिन हम आपको ऐसे तरीके से ट्रिक्स बता रहे हैं, भूलेंगे नहीं शब्दों का मतलब। तो इसको भी लिख लीजिए सरल शब्दों में। इसमें चरों की घात कभी भी माइनस में या बटे में नहीं हो सकती। हमने बोला ना, यहाँ होल नंबर तो हमने लिखी दिए हैं, कौन से होते हैं। तो आपका जो है हम बता दें, मानक रूप लिखिए। मानक रूप यही है, ए एन, उसके बाद यक्स एन, उसके बाद आप देखेंगे ए एन की -1, उसके बाद आपका यहाँ यक्स एन -1, उसके बाद आप देखेंगे फिर एन -2। ये जो एन है ये ए के संदर्भ में है, और जो यक्स के संदर्भ में है एन -2। इसी तरीके से आप जाएंगे, ये 1 होगा, ये यक्स होगा, उसके बाद प्लस ये 0 होगा। यही आपका मानक रूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही आपका मानक रूप है किसी भी बहुपद का। किसी भी बहुपद का जो मानक रूप होगा यही होगा। इसी के अंदर वो सभी मानक रूप आपके समाहित हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, इससे बाहर आपके मानक रूप नहीं जाएंगे। तो हमने आपके लिए ऐसा बना दिया ताकि आप इसी, देखिए आप जितने अच्छे से अपनी फेयर बनाएंगे उतना अच्छा आप उसको रिवाइज करेंगे। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया, आप बहुपद जान गए कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद जानने के बाद अब चलते हैं हम आगे, कुछ इसके आगे और भी जानेंगे। इसकी शर्त क्या है,
बहुपद होने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना पड़ता है। देखिए हमारी क्या है अगली स्लाइड, अगली स्लाइड है हमारी बहुपद, हमारी अगली स्लाइड है बहुपद होने की शर्त। आप देख रहे हैं ना, बहुपद कौन होगा। जैसे हमने कोई, जैसे एक पुलिस होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, उसके कपड़े से होती है ना, उसकी पहचान उसके कपड़े से, उसके आईडी कार्ड से, उसके नाम से, उसके जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें जो पैसे आते हैं उससे पहचान चलती है कि इसको हर महीने किस विभाग से पैसे आ रहे हैं। वही तरीका होता है बहुपद के शर्त। बहुपद होने की शर्त भी आपको जानना चाहिए। जैसे बहुपद किन्हें आप कहेंगे, जैसे हम आपको यहाँ पे लिख दें ax² + bx + c। तो अभी हम आपसे पूछे क्या भाई ये बहुपद है। एक टाइम के लिए आप दिमाग को स्थिर करके सोचिए। हमने ये लिखा और हमने पूछा आपसे क्या ये बहुपद है, तो एक टाइम के लिए आप ज़रूर सोचेंगे कि क्या इसको बोलूँ बहुपद है या नहीं। तो अगर आपको इस 4 शर्तें याद होंगी, 4 शर्तें, तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो हम देखेंगे हमारी पहली शर्त, चर की पावर धनात्मक हो। हमने क्या कहा, चर की पावर धनात्मक हो। तो इसमें देखिए चर की पावर, चर इसमें क्या है, ये x है, ये भी x है, ये दोनों चर है। और इस चर की घात कितनी है, 2, और इस चर की घात कितनी है, 1। इस चर की घात 1 होगी। यानी आपको बता दें इस चर की पावर क्या है, 2, और इस चर की पावर क्या है, 1। तो कहने का मतलब है ये दोनों जो पावर है आपकी धनात्मक हुई ना, धनात्मक हो गई ना। अब इसके पहले हमने ये भी सीखा है कि होल नंबर हो, होल नंबर, वही वाली शर्त है, होल नंबर तो आपका हो गया। ठीक, आप देखेंगे कि आपका होल नंबर हो गया। होल मतलब आपको पूर्ण संख्या, हमने आपको पूर्ण संख्या बता दी है। बाकी संख्याओं के बारे में अगर आपको अच्छे जानना तो आप वास्तविक संख्या जो हमारा पहला लेसन है इसी का, मतलब क्लास 10 का, उसको आप जाके अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारी दूसरी शर्त क्या है, चर की पावर फ्रैक्शन या भिन्न में ना हो। हमने पीछे भी आपको बताया। अभी देखिए होल नंबर की ही ये दोनों, ये जो हमने दोनों शर्तें लिखी हैं ये दोनों होल नंबर ही की शर्तें लिखे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, होल नंबर में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। आपको हमने बताया कि सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, कौन कौन सी छोड़ के, भिन्न और फ्रैक्शन को छोड़ के सभी धनात्मक संख्याएं इसी में आती हैं। समझ रहे हैं आपको। हमने क्या बताया आपको, जिनका शुद्ध रूप हो, रूट में ना हो संख्या, जैसे रूट में ना हो, बटे में ना हो, और भिन्न में ना हो, और माइनस में ना हो, यानी होल नंबर में ये सब संख्याएं नहीं आएंगी। तो इसका कहने का मतलब चर की फ्रैक्शन, चर की पावर, चर की पावर मतलब आप समझिए, पावर का मतलब घात। यही जो है आपका 2, यही आपकी पावर है। तो क्या कहा, पावर, चर की पावर फ्रैक्शन में या भिन्न में ना हो। तो आपकी क्या ये पावर क्या फ्रैक्शन में है या भिन्न में। ये देखिए ये क्या पावर या फ्रैक्शन में नहीं, यानी इस भी शर्त को इसने पास किया। हमारे कहने का मतलब है कि यह जो शर्त है इसको इस समीकरण ने जो है इसकी शर्त को पास किया। दूसरी आप देखते हैं हमारी तीसरी क्या है, चर कभी भी रूट के अंदर ना हो। चर हमने बताया, जैसे ये देखिए 2 है, ये कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर रूट के अंदर हुआ तो आप सीधे उसको मना कर दीजिए कि भैया सर ये बहुपद नहीं है। अब देखेंगे हमारी क्या है चौथी शर्त, चर कभी भी हर या बटे या डिनोमिनेटर
के में ना हो। कहने का मतलब ये है डेमिमिनेटर मतलब क्या होता है आपका, डेनोमिनेटर मतलब आपका क्या होता है, डेनोमिनेटर मतलब आपका क्या होता है, बटे के रूप में, यानी बटे, बटे का मतलब है नीचे। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे आपका क्या चर, पहले तो आपको जानना चाहिए चर क्या है, चर हमारा यक्स है। तो कहने का मतलब है कि डेनोमिनेटर में आपका ये यक्स नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर होगा तो आप कह देना भैया ये बहुपद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए हमारी अगली क्या है, अब आगे चलते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है, देखिए हम आपको बता दें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है वही सुखी रहता है जो बचत करता है। आप ये सोच के अगर पढ़ रहे हैं कि मैं एक ही दिन में सब कुछ सीख जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही क्लास देखने से मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे परसेंटेज बन जाएं, अच्छा औहदा मिल जाए, राज्य में ज़िले में एक अच्छा स्थान मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ अनुशासन में रहना चाहिए। क्या हमने कहा, देखिए क्या, सपने बड़े देखो, सपने आपको बड़े देखना है, मेहनत उससे भी बड़ी करो। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, मेहनत उससे भी बड़ी करो। देखो कुछ लोग काम करते हैं, जैसे देखिए कोई काम करता है, ये व्यक्ति काम करता है, लगातार काम करता है, ये व्यक्ति लगातार काम करता है। अगर इसकी सही दिशा नहीं रही तो क्या इसके काम करने का कोई मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब आप मेहनत करें लेकिन सही दिशा में और सही तरीके से करें। अगर आप 10 में हैं यानी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बस आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना, अदर कोई क्लास अटेंड नहीं करने। फिर से आपको बता दें, अगर आप क्लास 10 में हैं तो ज़्यादा ना सोचकर सिर्फ अपने जो आपके जो एग्ज़ाम में, मतलब आपकी जो किताबें हैं, किताबों में जितने लेसन हैं बस आपको उन्हीं को ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। देखिए जो लेसन है आपको, जितने चैप्टर हैं आपको बस वही पढ़ने हैं। अब देखिए मेहनत किस दिशा में करें, अनुशासन में रह के करें, अनुशासन में रह के करें, और उसके बाद अनुशासन में मेहनत करें समय पे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं एक दिन पढ़ेंगे, 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर एक दिन पढ़ेगा, फिर 5 दिन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए आपको एक और एग्जांपल बताता है। एक लड़का है, एक दिन फिर पढ़ता, अगले दिन भी पढ़ता, तीसरे दिन भी, चौथे दिन, वो लगातार पढ़े जा रहा। तो बताइए ये रेस में आगे रहेगा कि ये रेस में रहेगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, मतलब लगातार इसने अध्ययन किया, कभी भी छोड़ा नहीं। देखिए आप पढ़ते भी हैं भूलते भी हैं, ऐसा क्यों होता है। ये वाले बच्चे कभी नहीं सक्सेस होंगे, यही वाले बच्चे सक्सेस होंगे। क्योंकि देखिए ये एक दिन पढ़ा, जब ये अगले दिन पढ़ेगा ना, तो जानते हुए क्या करता है, ये पिछले दिन का रिवाइज करेगा, उसके बाद फिर इसको पढ़ेगा, फिर जब ये तीसरे दिन जाएगा तो इस दिन का कंप्लीट रिवाइज करेगा। इस रिवाइज में किस चीज़ के कौन कौन सी चीज़, इस दिन का भी होगा और इस दिन का, तो इन दोनों दिन का रिवाइज करेगा और फिर तीसरे दिन, यही पैटर्न उसका चलता जाता है, इसीलिए वो भूलता नहीं है। अभी देखिए धैर्य भी रखना रहता है। क्यों, आप वृक्ष पे फल देखते हैं, फल अगर आप देखते होंगे तो उसमें टाइम लगता है, कितने दिन पे वो पकता है, कैसे पहले फूल आते हैं, फिर उसमें फल आता है, धीरे धीरे फल वो बढ़ता है, फिर उसके बाद पकता है, तब आप उसको खाते हैं। उसके बाद लगन भी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, ये देखिए लगन, ये लगन के एग्जाम्पल हैं। अभी जो एक इतने दिन गैप करके पढ़ेगा, इसे लगन नहीं करते, इसे कहते हैं ज़बरदस्ती पढ़वाना या पढ़ना, और तब जाके आपको मिलेगी सफलता। इसलिए आप परेशान मत होइए, अगर आप डेली 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मत दिक्कत लीजिएगा, आप अच्छे और बेहतर रिजल्ट लाएंगे। अब देखिए इतना आपको हमने कुछ इंस्पिरेशन दिया है, जिससे आपको लगे कि आप रेस में पीछे नहीं आगे हो। जैसे बहुत से बच्चों को आप देखते हो 5 घंटा पढ़ रहा है, क्या अगर वो 5 घंटा पढ़ा तो अगले अगर 5 दिन तक नहीं वो पढ़ा तो क्या वो 5 दिन तक उसका कवर होगा, नहीं होगा। अब चलिए हम क्या चलते हैं, अगला हमारा क्या है, बहुपद की घात। ये तो हमने पहले ही आपको बता दी, बहुपद की घात।
बहुपद की घात तो हमने पहले ही बता दी है। बहुपद जो चर, उपस्थित चरों की सबसे उच्चतम घात। जैसे बहुपद में उपस्थित चरों की अधिकतम घात को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। आसान, ये देखिए आपकी परिभाषा है, इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे 5x³ प्लस 5x की पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 8। कहने का मतलब अगर आपसे हम पूछें तो क्या इस चर की घात है, इस बहुपद की घात बताइए, तो आपको बस बहुपद की घात का ये जो हमने लिखा है ये आपको याद रखना चाहिए। हमने क्या कहा, उपस्थित बहुपद में चरों की सबसे उच्चतम घात उस बहुपद की घात होगी। तो देखेंगे आप इसमें एक चर एक हुआ, एक चर ए, तो इस चर में हम देखेंगे किसकी सबसे बड़ी घात है। इसकी तो एक घात है, यानी इसकी घात 1, इसकी 2 और इसकी 3। कहने का मतलब इसकी घात 1, इसकी घात 2 और इसकी घात कितना होगा 3। तो कहने का मतलब आपसे अगर हम एक एग्जाम्पल में दिया, जैसे देखिए आपको जो बहुविकल्पी आता है क्वेश्चन, उसमें इसी तरह लिख देगा और पूछेगा कि इस बहुपद की घात बताइए, तो आपको हमने परिभाषा बताई है, जो बहुपद होगा उसमें चरों की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात होगी। तो कहने का मतलब हमारा आंसर हमारा क्या होगा 3, यानी 3, यानी हमारी सबसे बड़ी घात ही इसी बहुपद की है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 है। आंसर हमारा 3 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या हमारा फिर से एक बार देखते हैं, फिर से आपको समझाते हैं परिभाषा। किसी दिए गए बहुपद में, यानी हमने आपको एक बहुपद दिया, बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। कहने का मतलब देखिए सबसे बड़ी घात किसकी है, इस चर की है, तो आप इसमें आंसर आपका क्या होगा 3 होगा। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, हम आपको आराम से पढ़ाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हमारी क्या अगली, तो हमने क्या जाना है पीछे हमने देखिए बहुपद जाना, बहुपद के प्रकार, अब देखिए बहुपद के प्रकार हम पढ़ेंगे, बहुपद की शर्तें, बहुपद की घात, इतनी चीज़ जान ली। तो अब जानना कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। रैखिक बहुपद, आपको नाम से ही पता चल रहा है, रेखा यानी रेखा, रैखिक बहुपद यानी आप इसको रेखा के रूप में, एक सीधी और सरल रेखा के रूप में जब ग्राफ आप बनाएंगे तो इसको एक सरल और सीधी रेखा खींचेंगे, चाहे इस तरीके से होगी, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, जो ये यक्ष होता है ना, जो यक्ष होता केवल उसको एक बार काटती है। जैसे देखिए आप ग्राफ बनाते हैं, आपको बता दें, ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्राफ समझ गए तो समझिए प्रकार, घात सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे हमें देखिए क्या एक ग्राफ बनाना है, ये y हो गया, ये हम इसको y कहते हैं, इसको हम x कहते हैं, इसको y डैश, इसको x डैश, ये x डैश। देखिए क्या हमारा, जो इस तरफ हम संख्या लिखेंगे ये तो हमारा 0 होगा, ये कन्फर्म है। जो ऊपर लिखेंगे वो भी प्लस में संख्या रहेंगी, जो इधर लिखेंगे ये भी प्लस में, जो नीचे लिखेंगे ये माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा। तो हमने आपसे क्या कहा, वो x अक्ष को केवल एक बार काटेगी, जैसे आपका ऐसी तरह से निकल जाएगी। ये हमारे रैखिक बहुपद के पहचान का मतलब एक सीधी और सरल रेखा। अभी आपको हम इसी एग्जाम्पल में समझा दें कि आपका द्विघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि आपका चित्र के भी क्वेश्चन है, यही हम समझा देंगे, आप जाके सभी प्रश्नावली कर लेंगे। जो आपका रैखिक बहुपद होगा वो आपका जो x अक्ष है उसको 2 बार काटेगा, यानी यहाँ पर और यहाँ पे 2 बार काटा। और 3 घात और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, यही आपको लगे हाथ इसको भी बता दें, इसी में बता देते हैं। जैसे आपका जो त्रिघात बहुपद है ना, कि आपका जब इसको ग्राफ खींचेंगे ना, जो से सर्प चलता है, सर्प की जो आकार बनती है उसी तरीके से आपका होगा। कहने का मतलब ये है कि ये 3 जगह काटेगा,
आपको और एक बात बता दूं, आप देख रहे हैं ग्राफ को ना, ध्यान से देखिए ग्राफ को। आपको कुछ अगर विशेष दिखाओ तो ग्राफ बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे हम बताएंगे आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर रेखीय बहुपद है तो केवल x पे एक बार काटेगा, ये जो है हमारा x पे एक बार काटा, और उसके बाद हम देखेंगे द्विघात बहुपद के लिए 2 बार काटा, देख रहे हैं ना आप। उसी तरीके से आप त्रिघात बहुपद 3 बार काटा। कहने का मतलब जो ये चीज़ें कट रही हैं इनको क्या कहेंगे, जो यहाँ पे अंक आपको मिलेंगे क्या होंगे, ये x अक्ष के अंतःखंड कहलाते हैं। जो x पे कटते हैं वो x अक्ष के अंतःखंड कहलाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी हम अंतःखंड का जिक्र करेंगे, अंतःखंड का जिक्र करेंगे, जैसे हमने कहा x अक्ष के अंतःखंड, तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ पर ये रेखाएं काटी हैं, मतलब x अक्ष को, वहीं आपका अंतःखंड होंगे। आपको बस अभी x अक्ष ही पढ़ना है, y अक्ष में आप 11-12 में पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा मत जो लगाइएगा। अभी ये ग्राफ आपको बनाना मैं तभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सिलेबस में नहीं होता तो मैं इसको नहीं बताता। आपको पहचानना, जैसे ग्राफ से भी आएंगे ना क्वेश्चन। अभी आप प्रश्नावली खोलिए, उसमें चित्र बने हैं ना, उसमें पूछता है बहुपद बताइए, इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, त्रिघात, तो आपको हमने पहले यहाँ पे बता दिया, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा क्या, रैखिक बहुपद में आपको एक वैसे बता दें तब लिखते हैं आपको अच्छे से। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनमें उपस्थित चरों की अधिकतम घात 1 होगी। कहने का मतलब रैखिक बहुपद में चर की घात केवल 1 है और 1 ही रहेगी। ये जो हमने 1 कहा, 1 से ज़्यादा नहीं होगी रैखिक बहुपद में। तो इसकी परिभाषा हम पहले लिखते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें चरों की घात 1 होती है। हमने क्या कहा आपको, ऐसे बहुपद जिनमें चरों की घात 1 होती है। कहने का मतलब आप समझिए, हमने आपको एक ग्राफ क्यों बताया, क्योंकि आपको जो आप अपना एनसीईआरटी बुक खोलेंगे ना, उसमें पहले प्रश्नावली में इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है कि आप इन ग्राफ को समझिए। ग्राफ को समझने के बाद आपको बताना कि इसमें से, जैसे देखिए इसी तरह खींचा रहेगा ना, उसमें पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन कौन से द्विघात बहुपद हैं, त्रिघात और रैखिक बहुपद कौन से हैं। तो हमने क्या लिखा, ऐसे बहुपद जिनमें चरों की घात 1 होती है। आसान भाषा में आप परिभाषा समझिए। परिभाषा आपको लिखनी नहीं होती एग्जाम में, बस आपको उसको समझना है। आसान भाषा में समझिए, केवल समझना है। तो इसके मानक रूप भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको लिख दें कुछ हैं, एग्जाम्पल भी जानना जरूरी है। एग्जाम्पल आपके क्या होंगे, जैसे 6x + 5 यानी 6x + 5, उसके बाद हम देखेंगे 5x + 3, कहने का मतलब है 5x + 3। ये आपके इसी तरीके से आपके एग्जाम्पल होंगे, मतलब उदाहरण आप देख के भी पहचान लेंगे और ग्राफ में आसानी से भी पहचान लेंगे। मैंने आपको यहाँ पे दोनों इसलिए बताया क्योंकि ताकि आपको जो पहली प्रश्नावली है उसमें आप सवालों को आसानी से समझ ले जाएं। अभी देखिए इसका मानक रूप, मतलब कोई भी आप रैखिक बहुपद लिखेंगे तो आपका मानक रूप रहना जरूरी है, क्योंकि उसी के दायरे में आपके सभी रैखिक बहुपद आ जाएंगे। इसका मानक रूप है, आप इसको लिखिएगा अच्छे से, ax + b। ये नोटेड पॉइंट है, क्योंकि देखिए क्या कहने का मतलब ये है, अगर आप इस बात को जान गए हैं तो आप आसानी से लिखे हुए रैखिक बहुपद को पहचान लेंगे। जैसे देखिए हम आपको क्या बताएं, ये अभी देखो हम आपको इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे। सिद्ध करके
सिद्ध करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे। अभी यहाँ पे कुछ शर्तें भी हैं, उन्हें भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शर्तों को ही, शर्तें के ऊपर ही ये आपका पूरा चलता सिलेबस। जो गणित है उसमें शर्त की भी बहुत सी विशेषताएं होती। जैसे हमने लिखा आपका मानक रूप ax प्लस बी, तो आपको क्या कभी ये डाउट नहीं हुआ, एक समय के लिए सोचिए, हमने लिखा ax प्लस बी, तो क्या आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया a और b क्या है? अगर आपने a नहीं सोचा तो मैं समझूंगा कि आप धैर्य से और पूरे आराम से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया कि a और b क्या हैं, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप मानक रूप का मतलब क्या समझते? मानक रूप का मतलब ऐसा होता है, समझे, एक ऐसा सांचा जिसमें सभी एक ही प्रकार के रहेंगे। जैसे आप कभी जाइए भट्ठे पे, वहाँ जब ईंटा बनाते हैं, जो ईंटा बनाते हैं उनका एक सांचा होता है, उसी को मानक रूप समझिए। जब भी आप ईंटे को उसमें डालेंगे, मट्टी कोई भी हो, काली, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, मिट्टी किसी भी रंग की हो, आप जब उसमें डालेंगे उसका आकार कैसा होगा? ईंटे जैसा ही होगा। जैसा उसका आकार पहले मिट्टी से बना, उसी तरह किसी अदर रंग का बनाएंगे तो वही बनेंगे। तो कहने का मतलब मानक रूप मतलब आप आसान भाषा में समझिए, इसे कहते हैं। अब देखेंगे क्या है हमारा, ए और बी के बारे में जानना है। ए और बी आपका रियल नंबर्स हैं। ये आपका रियल नंबर्स है, कहने का मतलब वास्तविक संख्या आपका वास्तविक संख्या है। समझ गए आप? ए और बी आपका वास्तविक संख्या है। एक शर्त और है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ गए तो समझिए, आप शर्तों को अच्छे से समझिए। सवाल लगाने में आसानी तब होगी जब आप उसके बारे में पूरा जान जाएंगे। जब आप उसके बाद देखिए, पेड़ कब बढ़ता है, जैसे आपको बताएं पेड़ कब बढ़ता है आपका। जैसे देखिए ये एक वृक्ष है, ये बीज है वृक्ष का, इसमें अंकुरण कब होगा? जब इसको नमी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कोई भी स्थिति हो, इसको अगर हमें उगाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मिट्टी। जब आपने इसको मिट्टी में डाला तो इसका अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद इसमें से कुछ टहनी निकली, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे निकलेगा, पेड़ आपका हो गया इस तरीके से। ठीक, आपका कुछ इस तरीके से पेड़ होगा। देखिए ऊपर तो निकली टहनी, नीचे भी तो कुछ हुआ होगा, नीचे आपकी जड़ों का विस्तार बहुत अंदर तक जाता है। आप समझिए, अगर ये जड़ें नहीं होती तो क्या इतना बड़ा होना इसका संभव था? नहीं था। इसलिए आप सोचिए, जितने भी बड़े पौधे होंगे, जितने बड़ा पौधा, उसमें जो उसकी जड़ होती है उतनी ही विशाल और प्रचंड रूप से एक जमीन में फैली हुई होती है। समझे कि नहीं? सेम इसी तरीके से आप अगर ए और बी का मान नहीं जानेंगे तो क्या होगा? ए और बी का मान नहीं जानेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या है, ये बराबर आप कभी भी, ये बराबर आप कभी भी जीरो नहीं रखेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ ए बराबर जीरो? अगर आपने ए बराबर जीरो रखा तो क्या होगा? मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मैंने ए बराबर का जीरो नहीं रखना, कहने का मतलब एक ही जगह आप कोई भी वास्तविक नंबर रखेंगे, यानी वास्तविक संख्याएं रखेंगे, जीरो को छोड़ के। अगर मानिए एक समय के लिए हमने इस शर्त को नज़रअंदाज कर दिया, यानी इस शर्त को हम भूल गए, ए बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब हम इस शर्त भूल गए कि एक जगह पे हमें जीरो नहीं रखना। कहने का मतलब ये है कि अब हम जीरो रख के इस पर देखेंगे, तो हमने रखा। अभी ए बराबर हम क्या रखेंगे? ए बराबर जीरो, अब बी बराबर 4 रखेंगे। 4 हमारा वास्तविक नंबर है। आप इसकी जगह पे √1/2 भी लिख सकते थे, √2 भी लिख सकते थे। तो कहने का मतलब आपको हमने बता दिया कि वास्तविक नंबर क्या है। ये आप जानेंगे नहीं, अगर जानेंगे तो मतलब समझिए,
जानने का मतलब है आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तभी नहीं जानेंगे। बिना पढ़े अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास को देखेंगे तो आपको वास्तविक संख्या पता नहीं होगी। तो देखिए हर एक क्लास को पढ़ाने का एक तरीका होता है। बार बार हम पिछली चीज़ों को इसमें रिवाइज कराते हैं कि ताकि आपको लगे कि समझ में आ रहा है। वास्तविक नंबर सभी परमेय और अपरमेय संख्याएँ आती, बस इतना समझ लीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे सभी परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, इतना समझ गए होंगे ना। तो देखिए आप b की जगह पे 4 भी रखिए, 1/2 भी रखिए, √2 भी रखिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट देखते हैं। अब ये बराबर हम 0 रखते हैं इसमें मानक समीकरण में, मानक रूप में, समीकरण नहीं कहेंगे। देखिए अभी देखिए एक बात तो और आपको बताना भूल गए, समीकरण कब होता है, यही बहुपद आपके बाद में चल के समीकरण के रूप में बदलते हैं। समीकरण कब होगा अभी उन बातों को छोड़िए, अभी बता देंगे आपको। चलिए बता देते हैं। जैसे ax + b जब तक इस फॉर्म में है ये आपका बहुपद है। अगर आपने इसके बराबर 0 लिख दिया तो समझिए ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। आसान भाषा में समझिए, आप रैखिक बहुपद यहाँ तक रहेगा तो ये आपका बहुपद है, आपने बराबर 0 लिख दिया तो आपका ये रैखिक समीकरण हो गया। बस इतना अंतर है। यही चीज़ें आप इसके अगले पाठ में पढ़ेंगे। मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अगला पाठ आपको समझिए पढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे। अब देखिए ये बराबर हम 0 लिखेंगे, 0 × x प्लस b की जगह पे चलिए हम एक अंक लिखते हैं √2, √2 या √2। उसके बाद आप देखेंगे आगे क्या हमारा x। अब देखिए 0, अब इसके आगे क्या आप कर सकते हैं, क्या होगा 0 का मतलब, 0 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है। जैसे अगर आप समझिए किसी संख्या में आपका 0 से गुणा करते हैं, किसी संख्या में आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या, फिर से लिखिए, आप नोट बना के लिख सकते हैं, जगह ही नहीं है यार, लिख देते हैं यहाँ, स्टार बना के रखिए, लिखिए 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 ही मिलेगा। हमने कहा किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, मैंने कहा 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 ही मिलेगा। हमने आपको ये लिखा दिया, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट करके हमने आपको लिखवा दिया है, 0 ही मिलेगा। तो 0 का x में गुणा होगा तो क्या हमको मिलेगा रिजल्ट 2, तो बराबर हमारा क्या होगा √2। तो जो ये हमें रिजल्ट मिला, क्या आप बता सकते हैं ये बहुपद है, ये बताइए क्या ये बहुपद है, ये बताइए क्या ये रैखिक बहुपद नहीं। रैखिक बहुपद का मानक रूप ए है, यानी जो भी चीज़ें होंगी इसी तरीके से होंगी। देखिए बहुपद की हमने आपको परिभाषा बताई, बीजीय व्यंजक। पहली बात तो ये बीजीय व्यंजक रहा ही नहीं, समझिए बात को। बीजीय व्यंजक के लिए आपको x y का जरूरी है होना। तो क्या हमारा ये रैखिक बहुपद रह गया? नहीं रह गया, क्योंकि ये सिंगल बचा या और इन शर्तों को नहीं पूरा कर रहा। अगर देखिए अगर हमारा रिजल्ट इसके बजाय ये आता, इसके बजाय हमारा रिजल्ट ये आता तो हमारा क्या होता, जैसे x + √2 आता, अगर हमारा रिजल्ट x + √2 आता तो कहने का मतलब है ये रैखिक बहुपद हो जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या आया, √2 आया ओनली। तो क्या हुआ, ये हमारा, हम a बराबर 0 इसीलिए नहीं रखते। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों हमने कहा, इसी तरीके से आपका जो है a बराबर आप 0 नहीं रखेंगे, नहीं तो उसका, उस बहुपद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वो दूसरा ही प्रकार का बहुपद बन जाएगा। समझे। अब चलिए हम क्या चलते हैं, अब हमारा क्या है अगला देखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, आप देखिए यहाँ पे द्विघात, यहाँ से यहीं से पता चल रहा है 2, यहाँ पे घात,
इसको आप पावर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आपका हो गया द्विघात बहुपद। बहुपद आपको पता है, पीछे ही हमने जस्ट पहले इसकी हेडिंग ही डाली थी कि बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद। बहुपद आपको पता है, इसके बारे में बताना नहीं, लेकिन इस शब्द का मतलब आप समझिए, यहीं से आप परिभाषा बना लेंगे। द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा में ब्लैक से लिखता हूँ ज़्यादातर, मुझको अच्छा लगता है, आपको भी साफ साफ दिखेगा। तो हम लिखेंगे ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद। तो हमने कैसे कैसे कहा? ऐसे बहुपद जिनमें लिखो या जिसमें लिखना उचित रहेगा। जिसमें क्या कहते हैं यार ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना ना, छोटे में लिख के आपको याद कराना, क्योंकि लिखने में आता नहीं। ज़्यादा बड़ा लिखने का मतलब नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ना थोड़ा छोटा लिखूँ लेकिन स्पष्ट लिखूँ। ऐसे बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात, या तो आप इसको पावर बोलिए, पावर। अभी थोड़ा रंग बदलते हैं क्योंकि मेन तो पॉइंट यही है। अधिकतम घात क्या होगी? 2, जिसमें चरों की अधिकतम घात 2 होती है। बस आपको बस यही 2 लाइन याद करना है। अगर वो भी नहीं याद होता तो बस द्विघात मतलब 2 घात वो ही याद कर लीजिए। इतना तो आप शब्द से ही याद कर लेंगे। जैसे आपको कोई लिख दिया, जैसे आपको कोई लिख दिया 5x² यानी 5x² + 6x + 2। 0 नहीं लिखना भाई, 0 बिल्कुल मत लिखना बराबर में, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे हम पूछे क्या ये द्विघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है? अभी रैखिक बहुपद तक पहुँचे और द्विघात तक, इसीलिए मैं दो ही चीज़ें बोल रहा हूँ। तो क्या आप इसको रैखिक बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनमें उपस्थित चरों की अधिकतम घात 1 हो। इसमें घात कितनी हो गई? 2। तो कहने का मतलब है ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। इसकी शर्त भी आपको याद रखनी है। हमने कहा था चर के ऊपर कभी रूट ना हो। क्या कहा हमने? चर के ऊपर कभी रूट ना हो, इनकी घात हमेशा होल नंबर रहेंगी, समझा ना? और हमने कहा चर कभी भी बटे में के रूप में नहीं होगा। ये भी हमने बातें सीख ली है, इसलिए हमारी सभी शर्तें पूरी करता है। ये बहुपद है, लेकिन किस प्रकार का बहुपद? द्विघात बहुपद है। तो इसकी हमने जान ली। तो अब इसका मानक, इसमें एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। आप एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाओगे तो कैसे यार याद करोगे। देखिए, एक तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब दूसरा ये लिख लीजिए, 6x² + 10x + √3, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए क्या है, √6 x² √6 x⁴ 2 यानी x² इसको बोलेंगे। उसके बाद √3x + 2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यार रैखिक समीकरण लगाते लगाते आदत पड़ गई है ना उसकी, इसलिए बार बार 0 लिखने का मन करता। तो आप समझिए आपके द्विघात प्रकार के बहुपद हैं। एक एग्जाम्पल में आपको क्यों इस तरीके से लिखा रहा हूँ, कहीं आप इस बात से कंफ्यूज नहीं हुए कि तो मैंने शर्त में लिखाया था रूट नहीं लिखना है, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? आप ये बताइए, क्या ये द्विघात बहुपद है? बिल्कुल है द्विघात बहुपद, क्योंकि शर्त में हमने ये लिखा था जो उपस्थित चर होंगे उनके ऊपर रूट ना हो, ना कि हमने उनके गुणांक की बात की थी। ये इस बात को याद रखिएगा। ये जो √6 है ये x² के गुणांक है, ये जो √3 है, आप यहीं पे एक बात और जान लीजिए, √6 x² का
गुणांक और √3 x का गुणांक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा कि √6 जो है आपका x² का गुणांक है और √3 आपका x का गुणांक है, और जो आपका 2 है ये आपका अचर पद है, इसको अचर पद बोलते हैं। ये मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, आगे भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जैसे जो अगला टॉपिक आने वाला उसके बारे में थोड़ा यहीं डिटेल करेंगे ताकि वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएं जब वो चले। अब मानक रूप इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी मानक रूप हम देखेंगे, उसको सिद्ध भी करेंगे क्या होती हैं उसकी शर्तें। मानक रूप हमारा क्या है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx + c। क्या आपको वही पिछला वाला क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में? मानक रूप लिखते समय हमने आपको क्या बताया था, अगर जिसके दिमाग में एक प्रश्न नहीं उठा तो समझो वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछे a b c क्या है, किस प्रकार की संख्या है, जो a b c है तो किस प्रकार की संख्या है, तो आपको लिखना है इसमें a b c वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। एक चीज़ हो, a बराबर आप कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर से हमने कहा a बराबर 0 नहीं होगा, क्यों? चलिए अब हम मानते हैं कुछ अंक वास्तविक नंबर मानते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी मिली है कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ये हमें पूरी आज़ादी मिल गई है कि हम कुछ भी वास्तविक नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, a b c की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आज़ादी को पाबंद, यानी आज़ादी के लिए एक चीज़ पे ताला लगा है। किस पे ताला लगा है? ए पे लगा है ताला। ताला लगने का मतलब है कि इसमें कह दिया है कि आप कभी भी इसको 0 नहीं लिखेंगे। क्या कहा? आप इसको कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, ए बराबर आप कभी भी 0 नहीं लिखेंगे। चलिए हम एक बात को इस शर्त को भूल जाते हैं, a बराबर 0 नहीं रखना, इस बात को भूलते हैं और हम a बराबर 0 रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो हम a बराबर 0 लेंगे और b बराबर √3 लेंगे, यानी √3 लेंगे और c बराबर हम लेंगे 5। तो अब इन मानों को हम इसमें रख के चेक करते हैं क्या हमारी ये जो अवधारणा है क्या सही साबित होती है, या शर्त के अनुसार हम चले हैं या शर्त के बाहर हैं। अगर शर्त के बाहर होंगे, शर्त के बाहर अगर हम होंगे, इस मान को रखने के बाद जो हम सॉल्व करेंगे, अगर इस शर्त के बाहर गए, कहने का मतलब ये अगर हमने इस बात को नहीं माना तो तब भी इसका अस्तित्व द्विघात बहुपद ही होगा। अगर ये शर्त सही हुई कि a बराबर 0 नहीं रखना है तो इसका अस्तित्व बना रहेगा। अगर इसको हम रख के करेंगे तो ये हमारा रैखिक बहुपद बनेगा। अभी देखो कैसे, a बराबर हमको 0 रखना है, 0 गुणो x² प्लस b की जगह हमें रखना है √3 यहाँ पे x, उसके बाद हमें c की जगह पर रखना है 5। तो हमने आपको बताया किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, पीछे हमने लिखवाया नोट करके, उसको जाइए फिर से देखिए अगर पेज बदल गया है तो क्या लिखवाया हमने, किसी भी जगह किसी भी अंक या किसी भी चीज़ या अचर या चर में किसी भी में अगर 0 से हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। देखिए जैसे x में हमने 0 गुणा की तो 0 आया, x² में 0 बराबर 0 हुआ, इसी तरह x³ × 0 तो रिजल्ट हमारा। इसी तरीके से आप 5 में आप अगर मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 5 0 आएगा, 0 ही आएगा आपका, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमने 0 से x² में 0 का गुणा किया तो क्या हमारा रिजल्ट आया, 0 प्लस √3x। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ये रूट है वो चर पद के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद वहीं से नहीं रहेगा, वो बहुपद ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 5, तो जो ये हमारा रिजल्ट आया, क्या ये रिजल्ट हमारा द्विघात बहुपद है? आप बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं है ये द्विघात बहुपद।
ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है, ये क्या है आपका रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। ये हो गया आपका रैखिक बहुपद, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से आप जान लीजिए, द्विघात मतलब दो घात वाला बहुपद। सीधी सी बात, दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद यानी घात का निर्धारण आप कैसे करते हैं हमने बताया था। जो बहुपद उपस्थित होगा, जो बहुपद उपस्थित होगा उसकी चरों की सबसे उच्चतम घात। ये देखिए, इसमें एक चर ए है, एक चर ए है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात किसकी है? 5x। 5x की कितनी घात है? 2 है, तो इसलिए हमने इसकी घात 2 हुई, और इसकी भी घात 2 हुई, और इसकी भी घात 2 है। इसी तरीके से चलते हैं। हमारा अगला क्या है? त्रिघात बहुपद है हमारा इसके बाद वाला। ये शर्तें आपको याद रखनी है। देखिए ना, अगर हम a बराबर 0 रखें तो हमारा क्या रिजल्ट आया, देखा ना। इसीलिए कहा गया है कि a बराबर आप 0 कभी नहीं रखेंगे। स्वतंत्रता है, लेकिन आपके ऊपर एक पाबंद भी लगी है कि आप a बराबर 0 नहीं रखेंगे। हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। ये तो मज़ेदार है, ये एग्जाम में मेरे ख्याल से कम ही पूछता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दें, द्विघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपका क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ आप देखें, यहाँ से यहीं 3 मतलब 3, घात मतलब घात। बहुपद तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो हम चलिए अब यहीं से बनाते हैं परिभाषा। परिभाषा देखिए, बनाना सीखना है, बनाना सीखना परिभाषा ही, रटना नहीं है। गणित में क्या है, परिभाषाएं लिखने के लिए आती हैं, तो मेरा सीधा जवाब है नहीं। परिभाषाएं लिखना नहीं आती, लेकिन आपको समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी? क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लिख दिया भाई बताओ त्रिघात बहुपद कौन है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे नहीं पहले से, तो कैसे लगाएंगे सवाल को? इसीलिए आपको परिभाषाएं लिखाई जा रही हैं अच्छे से। तो आपका क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में आप देखिए, ऐसे बहुपद, अभी देखिए हम परिभाषा बना रहे हैं। ऐसे बहुपद जिनमें सॉरी पॉइंट बिंदी मत लगाना। जिनमें चरों की अधिकतम घात कितनी होगी? आपकी अधिकतम घात यहाँ पे कितनी हमने कही है? अधिकतम घात आपकी 3 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी अधिकतम घात 3 होगी। अधिकतम घात 3 होगी। होती है तो मतलब ये है हमेशा रहेगी, तभी तो ये रहेगा त्रिघात बहुपद। इसका मानक रूप देख लेते हैं हम। मानक रूप सबसे पहले इसके आपको एग्जाम्पल कुछ लिखा दें। जैसे देखिए, 6x की पावर आप क्या लिखेंगे? जो हमने कहा, देखिए बहुपद को लिखने के तरीके होते हैं, तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। बहुपद को लिखने के तरीके, बढ़ती हुई, देखिए पहली घात आपकी बड़ी होगी, उसके बाद की जो आपकी घात होगी, जो पहली घात आपकी है, क्या कहेंगे उसको? जो आपकी पहली घात रहेगी वो सबसे बड़ी, जो उसके बाद वाले चर की घात होगी वो उससे छोटी। यानी इसी तरीके से आप घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक, कहने का मतलब है आप इसी तरीके से आप घटते क्रम में लिखते जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुपद लिखने का रूल है, अभी कभी आप इस तरीके से मत लिख देना भाई, 6x² इधर लिख देना, इसके बाद 5x³ इधर लिख देना। क्यों? ये गलत फॉर्मेट होगा। सही तो है लेकिन गलत फॉर्मेट है। हमने आपको कहा बहुपद लिखने के तरीके, बहुपद लिखने के तरीके में आपको बढ़ते हुए क्रम से, देखिए बढ़ते हुए क्रम से यानी घटते हुए क्रम में जाना है। यानी ये चीज़ें कब सही होती है आपके देखने में? 5x³ + 6x²। इस बात को मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत से डाउट में होते हैं कि कौन सी घातें कब लिखी जाती, कौन सी कब। जब आप रैखिक समीकरण लिखेंगे ना, इस बात का विशेष ध्यान देना रहता है। उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से उल्टा ही लिखता है जानबूझ के, जिससे बच्चे फंस जाए।
हमने आपको पहले बता दिया, रैखिक समीकरण हो या बहुपद हो, आपको लिखने के तरीके हमेशा यही होंगे, बढ़ते हुए से घटते क्रम में। इसी तरीके से आपका घातें घटती जाएंगी। 6x³ + 5x² प्लस √4x + 3, ये आपका हो गया क्या कहते हैं इसको, त्रिघात बहुपद। यानी देखिए आप इसमें हम परिभाषा समझेंगे, जिनमें बहुपद में ऐसे बहुपद जिनमें चरों की अधिकतम घात 3 होगी। जिसमें आपको हमने घात का निर्धारण करना बताया, कैसे करते हैं घात। तो आपकी घात हो गई 3, ठीक। इसमें घात आपकी क्या है, यानी पावर, ये आपकी इसमें पावर 3 है, इसलिए ये आपका त्रिघात बहुपद है। तो इसके मानक रूप आप लिख लीजिए। मानक रूप पूछता है डायरेक्ट आपके बहुविकल्पी में, तो आपको हमने बताया इसका घटते क्रम में आप लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d। तो आप इसमें शर्त भी जानते होंगे, सेम शर्तें वही हैं, बस देखिए जो बढ़ जाता है, बढ़ने से कुछ नहीं मतलब, आप बहुपद की शर्तें सेम ही रहेंगी। तो आपको यहाँ पे जानना है a, b, c और d आपका क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके हो गए, और ए बराबर आप कभी 0 नहीं लिखेंगे। देखिए हम आपको बता दें, ए बराबर 0 नहीं रखेंगे। आपको हमने पिछला 2 सवाल सॉल्व करवाया, आप इसको रख लीजिएगा। आपको स्वतंत्रता है, ए और बी की जगह पे सभी रियल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे देखिए ए बी सी डी की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, यानी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या बराबर आपका परिमेय प्लस अपरिमेय, ये आपका हो गया रियल नंबर। आपको रियल नंबर जान गए। परिमेय आपका क्या होता है, थोड़ा बता दें आपको, P/Q के फॉर्म में होती हैं या P/Q के फॉर्म में नहीं होती हैं। इस बात को आपको आसानी से समझ लेना है। इसमें देखिए परिमेय संख्या 1 हो गया, 1/2 हो गया, -1 हो गया, -1/2। इसमें आपका क्या होगा, √2 हो जाएगा, पाई जैसी संख्या हो गई, और ई हो गया आपका इस तरीके से, और दशमलव संख्या हो गई, दशमलव संख्या इसमें होंगी, ठीक, परिमेय में होंगी। तो आप देखिए वहाँ पे कुछ बता दिया। देखिए ये क्लास हमारी लगभग 1 घंटे की हो गई है। डेली आपको 1 ही घंटे का पाठ, ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको भी दिक्कत होगी पढ़ने में। तो आपके लिए एक होमवर्क हम दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप करेंगे अच्छे से और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आपको यहाँ पे अंक लेने हैं। जैसे देखिए हम आपको अंक भी दे देते हैं, आपको सिद्ध करना है कि क्या इसका अस्तित्व त्रिघात बहुपद के रूप में बना रहा है या समाप्त हो गया। जैसे देखिए हम इस शर्त को भूल जाते हैं, इस शर्त को भूल के हम a बराबर 0 लिखते हैं। a बराबर आप 0 लिखेंगे, अब b बराबर √6, उसके बाद a b c, उसके बाद आपका d बचा, d बराबर आप क्या लिखेंगे, 1/2 आप लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब आपको इन अंकों को इसमें रख के चेक करना है, क्या जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या ये त्रिघात बहुपद के रूप में बना रहता है या समाप्त हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, मानक रूप लिखना ज़रूरी है। लिखने से अच्छा तो आपके दिमाग में फीड हो जाए तो ही मज़ा है, नहीं दिक्कत होती है ना। बात को समझ गए नहीं आपको बात को, क्या थोड़ा कलर कर दें, हाँ ठीक है ना आपका। तो इन बातों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप हमसे अगली क्लास में अच्छे और सही सलामत से, आपका स्वास्थ्य ज़बरदस्त रहे। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य, देखिए खाना पीना अच्छे से खाइए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखिए जब दिमाग तो चलिए ठीक आप काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य चला जाएगा यानी आपकी तबीयत बेकार हो जाएगी। क्या आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, कॉलेज जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान होता है ज़रूरी कि स्वास्थ्य रखिए। स्वास्थ्य क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं होगा तो क्या आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आपका सर दर्द करेगा, हाथ भी दर्द करेगा, सोने का मन करेगा, तो कैसे पढ़ेंगे। इसलिए आप अच्छे से खाइए, अच्छे से यानी प्रोटीन वाला खाना खाइए, आप अच्छे से खाइए। और हमारी शुभकामना है कि आपका दिन हमेशा दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाए और आपका ज्ञान दिन पर दिन बढ़ता जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।